नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम घोषित हो गए, उसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और कहा जा रहा है कि इस निर्णय का कुछ दूरगामी प्रभाव होने वाला है। सरकार कुछ प्लान करके चल रही है। क्या किया गया है? कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या फिलहाल है वह 34 है। इसको 4 और बढ़ा दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो होने वाली है वह 38 हो जाएगी। यह बात हमें देखने को अब मिलेगा और निश्चित तौर पर जब जजों की संख्या बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, बहुत सारे ऐसे पीआईएल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है लंबे समय से, और बहुत सारे ऐसे केस पीआईएल है जिसमें केंद्र सरकार खुद इन्वॉल्व है, एक पक्ष है। तो उन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के ना सिर्फ केंद्र सरकार बात कर रही है बल्कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में हम ये कह सकेंगे कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 38 जज हो जाएंगे, जिसमें सीजेआई को शामिल रखिएगा आप, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका पद शामिल होगा। तो 34 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? 38, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को हम शामिल करते हुए निर्णय लिए हैं। ठीक है। सरकार संसद के अगले सत्र में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 इसमें संशोधन के लिए एक विधेयक लाने की बात कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किस बात को लेकर के चर्चा किया गया है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है, इसके अलावा विभिन्न जो पीसीएस के प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाइए, इसको नोट कर लीजिए कि किस अधिनियम में संशोधन ला करके काम किया जाएगा। अब यहाँ पर एक आर्टिकल चर्चा में आएगा, यह भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 124A क्या कहता है? इसके तहत कहा गया है कि केवल संसद को ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होता है। अब चूंकि ये टॉपिक चर्चा में रहेगा अभी एक दो महीने, और विभिन्न जो है पीसीएस और जो आईएएस का भी अगर देखेंगे प्रीलिम्स है, तो यहां पर इस अनुच्छेद को जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। अगर पीसीएस के हिसाब से बात करें तो केवल संसद के पास होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार यहाँ विकल्प दे देगा कि केवल संसद, केवल सुप्रीम कोर्ट, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही जजों की संख्या बढ़ाने की बात आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, उसी में एक और दे देगा कॉलेजियम के द्वारा, फिर तो आप पक्का कॉलेजियम में टिक मार के आएंगे। और ये गलती किया गया है पहले, है ना, पीवाईक्यू में देखेंगे अगर पीसीएस में तो प्रश्न पूछे गए इस तरह के, और ये गलती बच्चे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद पूछ ले तो 124(1), ये 2-3 पॉइंट अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि न्यायाधीशों की संख्या जो अचानक से बढ़ाने की बात की गई है चुनाव के ठीक बाद, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों तुरंत हम चाह रहे हैं कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए? पहली बात तो मुख्य मामला वही है कि हम जानते हैं कि हमारे देश की अदालतों में जितने मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये जिला सत्र न्यायालय से लेकर के हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का इशूज बनता जा रहा है, केस पेंडिंग का मामला। तो बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है। वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो 92,938 से अधिक मामले लंबित हैं। ये समझिए सुप्रीम कोर्ट का इशू है। देश के विभिन्न हाईकोर्ट और जिला सत्र न्यायालय की बात ही भूल जाइए। दूसरी बात, जो ई फाइलिंग की बात की गई है ना, महामारी जो कोविड महामारी आया था उसके बाद ई फाइलिंग की जो सुविधा दी गई थी, तो इससे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान हुआ। तो बहुत सारे केसेस की संख्या इसके वजह से तेजी से बढ़ा है। रिक्त पद और सेवानिवृत्ति भी है। कुछ पद जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही वैकेंट हैं। इसके अलावा कुछ जज जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार चाहती है कि पहले से ही ये जो है पद भर के रखे जाए। वर्तमान में 2 पद रिक्त हैं और अगस्त 2026 तक 3 और न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो 2 और प्लस क्या हो गया, 5 हो गया ना। तो कुल मिलाकर के 5 जज जो हैं अगस्त 2026 तक एक तरफ देखेंगे खाली हो जाएगा, 2 तो अभी ही है। तो ऐसे में नई नियुक्तियां जल्द से जल्द कर लेना सरकार के लिए अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति और रिक्तियों का देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 2 न्यायाधीश जो मैंने पहले चर्चा किया पद से रिक्त है, 3 और न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और अदालत पर कार्यभार और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे अगर अभी 34 है जिसमें सीजेआई का पद भी शामिल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 34 यहां पर बात की गई है। इसमें अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं अगस्त तक तो और कमी आएगा।
इसीलिए 4 और सीट बढ़ा देने की बात यहां पर की गई है, तो 38 तक ये सीट पहुंच जाएगा। ठीक है, संवैधानिक और कानूनी प्रावधान जो जैसे चर्चा मैंने अनुच्छेद 124A किया, तो इसके तहत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है। पहली बात ये, मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 न्यायाधीशों CGI प्लस 7 का प्रावधान था। ये शुरुआती बात मैं कर रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे किस ईयर में जजों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के कानून में जब संशोधन हो जाता है, उसके बाद नियुक्तियों के लिए नाम भेजने का काम उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम यानी कि CGI और जो वरिष्ठ न्यायाधीश की एक टीम होती है उसके द्वारा सरकार को करती है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना है, आपको अगर परीक्षा में कॉलेजियम सीधे रहता है तो उस विकल्प पे नहीं जाना है, क्योंकि कॉलेजियम का काम क्या है कि यहां से पहले कानून में संशोधन होकर जजों की संख्या बढ़ा दी जाए, उसके बाद उस नामों कुछ नाम की सिफारिश कॉलेजियम केवल करती है। ठीक है, कॉलेजियम जजों की संख्या नहीं बढ़ा सकती है, हमेशा ध्यान रखना है। वो काम केवल और केवल जो है पार्लियामेंट का काम है, और वो अधिकार संविधान पार्लियामेंट को अनुच्छेद 124(1) से देता है। वो सुप्रीम कोर्ट वो शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकती, वो कार्यपालिका का काम है। तो जो हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करते हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका का काम अलग अलग है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टकराव ना हो इसको लेकर के बात की जा रही है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का किस तरह से ऐतिहासिक तौर पर विकास रहा, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि 7+1 का मामला रहा जिसमें CGI एक अलग से थे। ये कैसे आगे बढ़ता है जरा देखते हैं। अब चूंकि ये चर्चा में आया है तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है यहां से प्रश्न बना करके ये बता दे कि मूल संविधान में क्या बात किया गया था। तो 1950 में अगर देखेंगे न्यायाधीशों की संख्या जो है 7 था, लेकिन इसमें CGI का पोस्ट नहीं था मुख्य न्यायाधीश का, वो अगर जोड़ देंगे प्लस 1 और कर देंगे यानी कि CGI, तो वह 8 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर विकल्प में 7 दिया हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में अगर यह कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या CGI को छोड़कर के तब तो 7 जाना है, अगर कहा गया है कि CGI को सहित तब 8 जाना है। यह ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में गलती होती है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद 50 के बाद 56 में 10 और 1 यहां जुड़ेगा 11, तो जितने भी न्यायाधीश होंगे प्लस 1 जोड़ते चलिएगा आप, क्योंकि CGI का एक पद होगा तो एक संख्या बढ़ जाएगा। 60 में देखेंगे तो 13 और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसके बाद फिर 77 78 में बढ़ता है 17, तो यहाँ पर ओवरऑल 18 हुआ। 86 में 25 था तो ओवरऑल कितना होगा 26। ऐसे फिर लंबे समय बाद 2009 में संख्या बढ़ाएगी जजों की 30, तो ओवरऑल कितना जाएगा 31। फिर 2019 में मोदी सरकार जब आती है तब फिर एक बार जो है 19 में बढ़ता है तो 33 और यहाँ पर एक 34, और जो प्रस्तावित है तो फिलहाल कितना मैंने कहा 34 में क्या है CGI शामिल है। और अब यहाँ पर जो बात की गई है प्रस्तावित कितना है 37। ये 37 क्या है, अगर देखेंगे 33 जो 4 सीट बढ़ाने की बात की गई है ना, भी कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है वो 4 सीट, तो आप कहेंगे यहाँ 34 4 38। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो न्यायाधीशों की संख्या की बात करेंगे तो 33 और 4 तो कितना हुआ 37, लेकिन जब CGI का जोड़ देंगे तो यहाँ पर 33 एक 34 और फिर यहाँ उस हिसाब से 37 प्लस 1 करेंगे तो 38 होगा। मामला क्लियर हो रहा है ना, यानी कि जितने भी न्यायाधीश की संख्या है उसमें CGI का पोस्ट जोड़ करके अगर प्रश्न बनता है तो 1 बढ़ा देना है, ये प्रस्तावित है। तो अभी जो आगामी सत्र हो सकता है पार्लियामेंट का उसमें इस विधेयक को लाया जा सकता है। कुल मिलाकर के महत्व क्या है कि न्यायिक कार्यभार कम करने में मदद मिलेगा, बहुत ज्यादा बैकलॉग्स जो हो गया है उसको कम किया जा सकता है, मामलों के निपटारे में तेजी आने की भी उम्मीद बताई गई है ना। देखिए तेजी आने का सीधा संबंध यहां से ना न्याय की अवधारणा से है, सुप्रीम कोर्ट का खुद कहना है और जस्टिस की फिलॉसफी भी ये कहता है कि अगर आपने देर से न्याय दिया है तो वो न्याय नहीं होने के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे अदालत में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो 20-20 30-30 साल से चला आ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि उसको जल्द से जल्द आप निपटारा कीजिए, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कीजिए। तो इसमें जब जजों की संख्या ज्यादा रहेगी तो अधिक से अधिक बेंच बन सकता है, तो मामलों का निपटारा हो सकता है। न्याय व्यवस्था की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है, केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी, क्योंकि जुडिशियरी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तो बेहतर करना पड़ेगा। आप चाहेंगे केवल जज की संख्या बढ़ा दे,
लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पर काम नहीं करेंगे। आजकल जैसे मैंने कहा डिजिटल को लेकर के बात की जा रही है, डिजिटल कोर्ट हो गया, ई फाइलिंग की व्यवस्था हो गई है, वकीलों को प्रशिक्षण करने की बात हो गई है, तमाम तरह के बहुत सारे जो चैलेंजेज हैं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार के समक्ष बहुत सारी बातें रखी है। उन सभी को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। लॉ कमीशंस के रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स में जो न्यायपालिका में जो केस लंबित हैं उसको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, उसमें केवल जजों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं कहा है लॉ कमीशन ने, इसके अलावा बहुत सारी बातों पर चर्चा किया गया है ना। तो उन तमाम चीजों पर जब आप काम करते हैं तब जाकर के निश्चित तौर पर, और जजों की संख्या भी बढ़ता है, तो जितने मामले हैं लंबित उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकता है। न्याय प्रक्रिया में सुधार और बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। हालांकि देखेंगे जो 3 क्रिमिनल लॉज था जिसको लाया गया है, जिसमें बीएनएस वगैरह की बात करेंगे, तो उसको इसीलिए लाया गया है कि कुल मिलाकर के पुरानी जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस वगैरह रहा जो, या ऐसे सेक्शंस रहे जिसकी आज जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के उसको भी आप इससे जोड़ करके देख सकते हैं कि जल्द से जल्द त्वरित न्याय मिल सके। तुलनात्मक अध्ययन अगर अमेरिका के साथ करके देखते हैं तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में समझिए केवल 9 न्यायाधीश होते हैं, और वो पूरे साल भर में बड़ा दिलचस्प मसला वहां पर होता है, केवल 80 से 100 बहुत ज्यादा हो गया, इतने मामले देखते हैं, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है तभी देखते हैं। लेकिन जितने भी कोर्ट्स बाकी हैं वो इतने बेहतर ढंग से काम करते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अदालत का इतना अच्छा है कि इसके बावजूद भी बहुत सारे वहां पर मामले वो लंबित नहीं रहते हैं। तो भारत को लेकर के देखा जाएगा, अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट देखेंगे तो हर साल हमारे जो जजेज हैं हजारों केस सुनते हैं, इसके अलावा फिर भी आप देखेंगे मामला लंबित रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपना जो पूरा वर्क स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। कमी कहां पर है, कार्य प्रणाली में। जो न्यायपालिका की कार्य प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन न्यायिक जो लंबितता है ये एक समस्या, इसके समाधान के लिए आपको संरचनात्मक सुधार भी करना पड़ेगा। यानी कि पूरा जो न्यायपालिका की संरचना है, चाहे वो वकीलों के प्रशिक्षण के स्तर पर हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर हो सके, डिजिटलकरण को लेकर के हो सके, जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर के, ये तमाम कार्य जो है वो करने पड़ेंगे। और इसमें फिर जो जजों की संख्या की बात करेंगे तो केवल सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, जिला और सत्र न्यायपालिका जो है, इसके अलावा जो है हाई कोर्ट्स हैं विभिन्न, या और सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम जगहों पर यह काम करना पड़ेगा। फिर जाकर के आप केस के मामले देखेंगे वो गिरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? यही एग्जैक्ट प्रश्न एक बार पीसीएस में आया हुआ है, पीवाईक्यू देखिएगा, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट ही है। तो कुल मिलाकर के इसलिए मैंने कहा कि आज के इस लेक्चर में परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पास कम से कम 5-6 पॉइंट हैं, और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर यह बदलाव किया गया है। 2019 के बाद ये चीजें हो रही है, तो आपको निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को ध्यान रखना है कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अब आप लोग मुझे बताइए कि सरकार अचानक से चुनाव के तुरंत बाद इस बात को लेकर के चर्चा करती है, कैबिनेट ने तुरंत बाद इसको अप्रूव कर दिया है। आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? क्या मोदी सरकार किसी बड़े फैसले पर काम करने जा रही है? क्या अदालत में जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि सरकार बहुत सारे मामलों में खुद ही इन्वॉल्व है, एक पक्ष है, क्या सरकार कोशिश कर रही है कि उन तमाम मामलों से निकला जाए और कार्य प्रणाली को कैसे और दुरुस्त किया जाए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके तर्क के साथ जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और संस्कृति आईएएस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।